Hello everyone, myself Rakhi Meti, Assistant Professor in Chemistry, JDB Girls College, कोटा। हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के बारे में। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ताप की अवधारणा को समझाता है। इसके अनुसार यदि दो वस्तुएं तापीय साम्य में हैं तो उनमें उष्णता की मात्रा यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस समान होती है। डिग्री ऑफ हॉटनेस को ही ताप कहा जाता है, उष्णता की मात्रा को ही ताप कहते हैं। थर्मामीटर के उपयोग के सिद्धांत को समझने के लिए शून्य नियम को किस तरीके से बताया गया है वो देखिए। यदि कोई वस्तु वस्तु सी के साथ तापीय साम्य में है, ए सी के साथ है, और एक दूसरी वस्तु है बी जो भी सी के साथ भी है, तो ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे, क्योंकि ए सी के साथ भी है और बी सी के साथ भी है। तो यदि जब दोनों सी के साथ हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में होते हैं। माना कि वस्तु सी थर्मामीटर है। थर्मामीटर को जब वस्तु ए के साथ रखा जाता है तो वो दोनों तापीय साम्य में आ जाते हैं। इस अवस्था में थर्मामीटर के पारे का तल नोट कर लेते हैं। अब थर्मामीटर यानी सी को बी के साथ रखते हैं, वहाँ भी तापीय साम्य स्थापित होता है, और थर्मामीटर के पारे का तल नोट कर लेते हैं। थर्मामीटर के दोनों तलों की स्थिति से वस्तु ए तथा वस्तु बी की उष्णता की मात्रा की तुलना की जा सकती है। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम में कहता है कि यदि कोई दो वस्तुएं आपस में तापीय साम्य में हैं तो उनमें उष्णता की मात्रा भी समान होगी। अब है नेक्स्ट हमारा थर्मोकेमिस्ट्री। जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो ऊष्मा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। सिंपल सा केमिकल प्रोसेस है कि जब भी आपस में कोई रिएक्शन होगी तो या तो ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। अर्थात लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यदि किसी क्षार में अम्ल को मिलाया जाए तो विलयन गर्म हो जाता है। चूँकि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, अतः रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती हैं उन्हें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, तथा जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिनमें ऊष्मा मुक्त हो रही है उन्हें ऊष्माक्षेपी, और जिनमें ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। भौतिक रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मा रसायन कहते हैं। ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन से अभिकारकों एवं उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा अथवा एंथैल्पी में क्रमशः वृद्धि या कमी होती है। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर संपन्न होती है तो एंथैल्पी H का उपयोग करते हैं, और यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो आंतरिक ऊर्जा E का उपयोग करते हैं। चूँकि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं खुले पात्रों में की जाती हैं, अतः ये स्थिर वायुमंडलीय दाब पर ही उत्पन्न होती हैं। अतः ऊष्मा परिवर्तनों के लिए एंथैल्पी का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। माना कि एक अभिक्रिया है N1A प्लस N2B से आपका बन रहा है M1C प्लस M2D। ये अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो रही है। इनकी एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा जो है ABCD की वो है HA, HB, HC और HD। अतः अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा इज इक्वल टू हो गया N1HA प्लस N2HB, तथा उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा M1HC प्लस M2HD। अभिकारकों के उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया में पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन जो है वो है उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा माइनस अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू M1HC प्लस M2HD माइनस N1HA प्लस N2HB। अब स्थिति फर्स्ट, यदि M1HC प्लस M2HD ग्रेटर देन है N1HA प्लस N2HB, अर्थात अभिक्रिया होने पर
ऊष्मा का अवशोषण होता है तो डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा। इस प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। इसलिए सेकंड में यदि M1HC प्लस M2HD लेस देन N1HA प्लस N2HP है, अर्थात अभिक्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होती है, अतः डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा। इस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। इसको चित्रानुसार इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। एंथैल्पी है अभिकारक, यदि डेल्टा एच इज लेस देन 0 है तो ऊष्माक्षेपी होगा, और यदि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 है तो आपका अब जो अभिकारक की रिएक्शन होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी। स्थिति थर्ड, यदि M1HC प्लस M2HG इज इक्वल टू N1HA प्लस N2HB यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर है तो अभिक्रिया होने पर न तो ऊष्मा अवशोषित होगी और न ही मुक्त होती है, अतः डेल्टा एच का मान 0 होगा। इस प्रकार अभिक्रियाएं ऊष्मा उदासीन या ताप निरपेक्ष अभिक्रियाएं कहलाती है। थर्मो न्यूट्रल अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ऊष्मा रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के अतिरिक्त उसमें होने वाली आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई तथा पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच की सूचना हो, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है। ऊष्मा परिवर्तन को कैलोरी, किलो कैलोरी जूल अथवा किलो जूल में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए HCl प्लस NH3 से NH4Cl बना तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया -51.42 किलो जूल। CH4 प्लस O2 से CO2 प्लस 2H2 बना तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया -891 किलो जूल। प्रथम अभिक्रिया के अनुसार जब 1 मोल HCl का जलीय विलयन 1 मोल NH3 के जलीय विलयन से क्रिया करता है तो 1 मोल NH4Cl का जलीय विलयन बनता है तथा मुक्त होने वाली ऊष्मा का मान 51.42 किलो जूल है। दूसरी अभिक्रिया के अनुसार स्थिर दाब पर 1 मोल गैसीय CH4 2 मोल O2 गैस से क्रिया करता है तो 1 मोल CO2 गैस और 2 मोल H2O द्रव बनते हैं तथा मुक्त ऊष्मा 891 किलो जूल है। इस प्रकार इस समीकरण को ऊष्मीय रूप से संतुलित करके भी लिख सकते हैं। चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अतः परिपार्श्विक को 891 किलो जूल ऊष्मा देगी, अर्थात उत्पादों की एंथैल्पी अभिकारकों की एंथैल्पी से 891 किलो जूल कम होगी। यदि ऊष्मा की इस मात्रा को उत्पाद की तरफ जोड़ें तो ऊष्मीय संतुलित समीकरण प्राप्त होती है। CH4 प्लस O2 से CO2 प्लस 2H2O प्लस 891 किलो जूल। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को भी डेल्टा ई व डेल्टा ई को चिन्ह बदलकर भी लिख सकते हैं। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ऊष्मा अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है। ऊष्मा रासायनिक समीकरण में ठोस या क्रिस्टल, द्रव या गैसीय अवस्था को रासायनिक प्रतीकों के आगे क्रमशः S, C या L या G लिखकर व्यक्त करते हैं। यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में उपस्थित है तो उसके आगे AQ लिख दिया जाता है। जैसे AgNO3 एक्वस है प्लस HCl लिक्विड है और AgCl सॉलिड बनता है प्लस HNO3 लिक्विड बनता है। यह पदार्थ का कोई विशेष अप्रूप लिया जाता है तो वह भी निर्दिष्ट होना चाहिए। यदि आप कोई अप्रूप ले रहे हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म लिए तो उसको आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे सल्फर है सॉलिड फॉर्म में लिया, O2 से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हमने विषम लंबाक्ष लेते हैं तो विषम लंबाक्ष लिखना है। यदि एकत्नाक्ष लिया है तो एकंताक्ष लिखना है, ग्रेफाइट लिया है तो ग्रेफाइट लिखना है और हीरा लिया है तो हीरा लिखना है। अभिक्रिया ऊष्मा दाब और ताप पर निर्भर करती है। दाब सामान्यतः एक वायुमंडल होता है जिसे सुपरस्क्रिप्ट द्वारा निर्दिष्ट करते हैं और ताप को परम ताप में पदांक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2G प्लस हाफ O2 से H2O लिक्विड बन रहा है तो ये समीकरण बताती है कि 1 मोल गैसीय हाइड्रोजन तथा आधा मोल गैसीय ऑक्सीजन से एक वायुमंडलीय दाब पर परस्पर मिलकर 1 मोल वाटर बनाते हैं। यह एक पूर्ण रासायनिक समीकरण है। अभिक्रिया ऊष्मा
निश्चित ताप व दाब पर रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाए गए अभिकारकों के मूल उसी ताप व दाब पर उत्पादों के मूल में पूर्णतः अभिकृत होने पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन या प्राप्त उत्पादों तथा अभिकारकों की एंथैल्पी में अंतर अभिक्रिया ऊष्मा कहलाता है, हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर है तो अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच द्वारा, और अभिक्रिया स्थिर आयतन पर है तो अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा ई द्वारा व्यक्त की जाती है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एक वायुमंडल दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मानक अवस्था होती है। यदि अभिक्रिया मानक अवस्था में है तो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहलाता है और इसे डेल्टा एच नॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर दाब पर यदि कोई गैसीय अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। अतः अवशोषित ऊष्मा गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है तथा कुछ कार्य भी करती है। यदि स्थिर दाब पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो आयतन में कमी होगी और गैसीय तंत्र पर कुछ कार्य किया जाएगा। यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर है तो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा तथा अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का अंतर गैसीय तंत्र द्वारा किया गया दाब आयतन कार्य के बराबर होगा। अतः QP माइनस QV इज इक्वल टू P डेल्टा वी या डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू P डेल्टा वी या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा वी, जहाँ स्थिर दाब पर P आयतन में परिवर्तन डेल्टा V है। यदि अभिक्रिया में केवल ठोस अथवा द्रव पदार्थ भाग लेते हैं तो आयतन में परिवर्तन उपेक्षणीय होता है। ऐसी स्थिति में अभिक्रिया ऊष्मा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर समान होती है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। माना कि अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों के मोल की संख्या NR है और उत्पादों के मोल की संख्या NP है, आयतन VR और VP है, तो उनको लिखने का जो तरीका है स्थिर दाब और ताप पर वो होगा P डेल्टा V इज इक्वल टू PVP माइनस PVR। आदर्श गैस समीकरण की पालना करते हैं तो PVP इज इक्वल टू NPRT, PVR इज इक्वल टू NRT। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू NPRT माइनस NRRT, NP माइनस NR, या P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। डेल्टा NG है गैसीय उत्पाद के कुल मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के कुल मोल। P डेल्टा V का समीकरण में मान रखते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, या QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा N यदि पॉजिटिव होगा तो अभिक्रिया ऊष्मा अधिक होगी, डेल्टा N यदि नेगेटिव होगा तो स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा अधिक होगी, और डेल्टा N इज इक्वल टू 0 होगा तो स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा समान होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। ये डेरिवेशन आता है कभी कभी, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT को प्रूव कीजिए, तो आपको ये डेरिवेशन बताना है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।